नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 8वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियाँ और उपन्यासों का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख की किरकिरी 8वां अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी ही महेंद्र को एक चिट्ठी मिली। उस पर पहचाने अक्षर देखकर वह चौंक गया। दिन में झमेलों के कारण उसने उसे खोला नहीं। कलेजे के पास जेब में डाल दिया। कॉलेज के लेक्चर सुनते हुए, अस्पताल का चक्कर काटते हुए यकायक उसे ऐसा लग आता कि उसके कलेजे के घोंसले में मोहब्बत की एक चिड़िया सो रही है। उसे जगाया नहीं कि उसकी मीठी चहक कानों में गूंज उठेगी। शाम को अपने सूने कमरे में महेंद्र लैंप की रोशनी में आराम से कुर्सी पर बैठा अपनी देह के ताप से तपी उस चिट्ठी को बाहर निकाला। देर तक उसने उसे खोला नहीं, मगर गौर से देखता रहा। उसे पता था कि खत में खास कुछ है नहीं। ऐसी संभावना ही नहीं कि आशा अपने मन की बात सुलझाकर लिख सकेगी। उसके टेढ़े मेढ़े हरफों और आड़ी तिरछी पंक्तियों से उसके मन के भावों की कल्पना कर लेनी होगी। आशा के कच्चे हाथों बड़े जतन से लिखे अपने नाम में महेंद्र को एक रागिनी सुनाई पड़ी। साध्वी नारी के मन के गहन बैकुंठ से उठने वाला पावन प्रेम संगीत। 2 ही 4 दिनों की जुदाई से महेंद्र के मन का वह अवसाद चला गया। सरल आशा के नवीन प्रेम की स्मृति फिर ताजा हो गई। इन दिनों गृहस्थी की रोजमर्रा की असुविधाएं उसे खिंचाने लगी थी। अब वह सब मिट गया। बस कर्म और कारणहीन एक विशुद्ध प्रेमानंद की ज्योत में आशा की मानसी मूर्ति उसके मन में जीवंत हो उठी। महेंद्र ने लिफाफे को इत्मीनान से खोला। उसमें से चिट्ठी निकालकर अपने गाल और कपाल से लगाई। महेंद्र ने जो खुशबू कभी आशा को भेंट की थी, अकुलाए निश्वास सी उसी की महक खत में से निकलकर महेंद्र के प्राणों में बैठ गई। खत खोलकर पढ़ा। अरे, जैसे टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं वैसी भाषा तो नहीं है। हरफ कच्चे, मगर उनसे बातों का मेल कहाँ। लिखा था, प्रियतम, जिसे भूलने के लिए घर से चल दिए, इस लिखावट से उसकी याद क्यों दिलाऊं। जिस लता को मरोड़कर माटी में फेंक दिया, किस हया से वह फिर धड़ को जकड़कर उठने की कोशिश करे। जाने वह मिट्टी में मिलकर मिट्टी क्यों ना हो गई। लेकिन इससे तुम्हारा क्या नुकसान है नाथ। लम्हे भर को याद ही आ गया तो उससे जी को चोट भी कितनी लगेगी। मगर तुम्हारी उपेक्षा कांटे सी मेरे पंजर में चुपकर रह गई है। तुम जिस तरह भूल बैठे, मुझे भी उसी तरह भुलाने की तरकीब बता दो। नाथ, तुमने मुझे प्यार किया था, यह क्या मेरा ही कसूर था। ऐसे सौभाग्य कि मैंने स्वप्न में भी आशा की थी क्या। मैं कहाँ से आई, मुझे कौन जानता था। मुझे नज़र उठाकर ना देखा होता, मुझे अगर यहाँ मुफ्त की बांदी बनकर रहना होता तो मैं क्या तुम्हें दोष दे सकती थी। जाने मेरे किस गुण पर तुम खुद ही बिना मेघ की बिजली ही गड़की, तो उस बिजली ने सिर्फ जलाया ही क्यों, तन मन को बिल्कुल राख क्यों न कर डाला। इन 2 दिनों में बेहद सब्र किया, बहुत सोचती रही, लेकिन एक बात ना समझ सकी कि यहाँ रहकर भी क्या तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते थे। मेरे लिए भी क्या घर छोड़कर जाने की जरूरत थी। क्या मैं तुम्हें इतना घेरे हूँ। मुझे अपने कमरे के कोने में दरवाजे के बाहर फेंक देने पर भी क्या मैं तुम्हारी नज़र में आती। यही था तो फिर तुम फिर गए क्यों। मेरे कहीं जाने का क्या कोई उपाय न था। बहकर आई थी, बहकर चली जाती। यह चिट्ठी कैसी, भाषा किसकी थी, महेंद्र को समझते देर न लगी। महेंद्र उस पत्र को लिए स्तंभित रहा। बड़ी देर तक सोचता रहा। खत को उसने कई बार पढ़ा। कुछ दिनों तक जो दूर के आभास की तरह रहा, आज वह साफ प्रकट होने लगा। उसकी जिंदगी के आसमान के एक कोने में जो धूमकेतु छाया था, आज उसकी उठी हुई पूंछ आग की रेखाओं में जलती हुई दिखाई पड़ी। चिट्ठी यह असल में विनोदिनी की है। भोली आशा ने इसे अपनी बात समझकर लिखा है। पहले जिन बातों को उसने कभी सोचा नहीं, विनोदिनी के लिखाने से वे बातें उसके मन में जाग उठी। जो नई वेदना पैदा हुई, उसे वह खूबी के साथ आशा तो हरगिज जाहिर नहीं कर सकती थी। वह सोचने लगी, सखी ने मेरे मन की बात को ऐसा ठीक ठीक कैसे समझ लिया और इतना ठीक से जाहिर कैसे किया। वह अपनी अंतरंग सखी को और भी मजबूत सहारे की तरह पकड़ बैठी, क्योंकि जो बात उसके मन में है उसकी भाषा उसकी सखी के पास है। इतनी बेबस थी वह।
महेंद्र कुर्सी से उठा, भवु पर बल डाला, विनोदिनी पर क्रोध करने की कोशिश की, मगर बीच में आशा पर गुस्सा आ गया। आशा की मूर्खता तो देखो, पति पर यह कैसा जुल्म। वह फिर बैठ गया और इस बात के सबूत में उस खत को फिर से पढ़ गया। अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। यह समझकर उसने चिट्ठी को पढ़ने की बहुत चेष्टा की, मानो वह आशा की ही लिखी हो, लेकिन इसकी भाषा किसी भी तरह से भूली आशा की याद नहीं दिलाती। 2 ही 4 पंक्तियां पढ़ते ही सुख से पागल कर देने वाली एक झाग भरी शराब जैसे संदेह मन को ढांप लेता है। प्रेम की इस प्रतीति ने महेंद्र को मतवाला बना दिया। उसे लगने लगा चाहे खुद के प्रति हिंसा करके ही मन को किसी और लगा दो। उसने मेज पर जोरों का मुक्का मारा और उछलकर खड़ा हो गया। बोला, हटाओ, चिट्ठी को जला डाले। चिट्ठी को वह लैंप के करीब ले गया, जलाया नहीं, फिर एक बार पड़ गया। अगले दिन नौकर कागज की बहुत सी राख उठा ले गया था, लेकिन वह राख आशा की चिट्ठियों की ना थी। उसके उत्तर की कई अधूरी कोशिशों की राख थी, जिन्हें अंत में महेंद्र ने जला दिया था। इसी बीच और एक चिट्ठी आ पहुंची। तुमने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, अच्छा ही किया। सही बात लिखी तो नहीं जाती, सही बात लिखी तो नहीं जाती। तुम्हारा जो जवाब है उस पर उसे मैंने मन में ही समझ लिया। भक्त जब अपने देवता को पुकारता है तो देवता क्या जबान से कुछ कहते हैं? लगता है दुखिया की तुलसी को चरणों में जगह मिल गई। लेकिन भक्त की पूजा से कहीं शिव की तपस्या टूटती हो तो मेरे हृदय के देवता नाराज ना होना। वरदान दो या ना दो, आंखें उठाकर निहारो या ना निहारो, जान सको ना या ना जान सको, पूजा किए बिना भक्त की दूसरी गति नहीं। इसलिए आज भी 2 पंक्तियां लिख भेजती हूँ। हे मेरे पत्थर के देवता, तुम अडिग रहो। महेंद्र फिर जवाब लिखने बैठा, लेकिन पत्र को आशा को लिखते हुए कलम की नोक पर जवाब विनोदिनी का आ जाता। चालाकी से इधर उधर की हाँकते उससे लिखते हुए नहीं बनता। लिख लिख कर बहुत से पन्ने फाड़ डाले। एक लिखा भी गया तो उसे लिफाफे में भरकर आशा का नाम लिखते हुए अचानक किसी ने उसकी पीठ पर चाबुक जमाया। बेईमान, विश्वस्त बालिका से इस तरह दगा देगा? महेंद्र ने पत्र को टुकड़े करके फेंक दिया और बाकी रात मेज पर दोनों हथेलियों में मुंह छिपाए अपने को मानो अपनी ही नज़र से छिपाने की कोशिश करता रहा। तीसरा पत्र, रूठना जो कतई नहीं जानता वह भी क्या प्यार करता है? अपने प्यार को अनादर अपमान से बचाए न रख सकूं तो वह तुम्हें दूंगी कैसे? शायद तुम्हारे मन को ठीक ठीक समझ नहीं पाई हूँ, तभी इतनी हिम्मत कर सकी। तुम छोड़ गए तो भी मैंने ही बढ़कर चिट्ठी लिखी। जब तुम चुप हो गए थे तब भी मन की कह गई। मगर तुम्हारे साथ अगर गलती की है तो वह भी क्या मेरा ही कसूर? शुरू से आखिर तक सारी बातें एक बार दोहरा कर देखो तो सही कि मैंने जो कुछ समझा था वह तुम्ही ने नहीं समझा है क्या? चाहे जो हो, गलत हो या सही, जो लिखा है वह मिटने का नहीं, जो दिया है वह वापस नहीं ले सकूंगी, यही शिकायत है? छी छी, ऐसी शर्म भी नारी के नसीब में आती है। लेकिन इससे यह हरगिज ना समझना कि जो प्यार करती है वह अपने प्यार को बार बार अपमानित कर सकती है। साफ बताओ कि मेरी चिट्ठी की चाहत नहीं हो तो बताओ, और इसका जवाब ना मिला तो यही तक बस। महेंद्र से और ना रहा गया। मन में बोला, खूब नाराज होकर ही घर लौट रहा हूँ। विनोदिनी का ख्याल है मैं उसे भूलने के लिए घर से भाग खड़ा हुआ। उसकी इस हेकड़ी को भुलाने के लिए ही महेंद्र ने उसी दम घर लौट जाने का संकल्प किया। इतने में बिहारी आ गया। उसे देखते ही महेंद्र के मन की उमंग दुगनी हो गई। अब तक संदेहों के चलते बिहारी से उसे ईर्ष्या होती रही थी और दोनों में गांठें पड़ती जा रही थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद और ज़्यादा आवेग में उसने उसकी अगवानी की, लेकिन बिहारी का चेहरा आज उतरा हुआ था। महेंद्र ने सोचा, बेचारे ने इस बीच विनोदिनी से जरूर मुलाकात की होगी और वहाँ से ठोकर खाकर आया है। उसने पूछा, क्यों भाई, इस बीच मेरे घर गए थे कभी? हाँ, वहीं से होकर आ रहा हूँ अभी, बिहारी ने कहा। मन ही मन बिहारी की पीड़ा का अनुमान करके महेंद्र को अच्छा न लगा। उसने मन में कहा, अभागा, किसी महिला ने कभी उसे नहीं चाहा। फिर भी उसने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, कैसे हैं सब? इस बात का जवाब देने की बजाय वह बोला, घर छोड़कर अचानक यहाँ? महेंद्र, इधर लगातार नाइट ड्यूटी पड़ रही है ना, वहाँ दिक्कत हो रही है। नाइट ड्यूटी तो इसके पहले भी पड़ी है, मगर घर छोड़ते तो कभी देखा नहीं। महेंद्र ने हंसकर कहा, क्यों, क्या कोई शक हो रहा है? मजाक ना करो, तुम्हें कहीं नहीं रहना है, चलो इसी वक्त घर। और वह घर जाने को तो तैयार ही बैठा था, मगर बिहारी ने आग्रह किया तो वह मना कर गया। घर जाने की उसे जरा भी इच्छा नहीं। बोला, पागल हुए हो, मेरे 1 साल पर पानी फिर जाएगा। बिहारी,
देखो महेंद्र भैया, मैं तुम्हें तब से देखता आया हूँ जब तुम छोटे से थे। मुझे फुसलाने की कोशिश ना करो, तुम जुल्म कर रहे हो। महेंद्र, जुल्म कर रहा हूँ किस पर जज साहब? बिहारी, तुम सदा दिल की तारीफ करते आए हो, अब तुम्हारा दिल कहाँ गया? फिलहाल तो अस्पताल में है। चुप रहो, तुम यहाँ हंस हंस कर मुझसे मजाक कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी आशा तुम्हारे कमरों में रोती फिर रही है। आशा की रोने की बात सुनकर अचानक महेंद्र को धक्का लगा। अपने नए नशे में उसे इसकी सुध ना थी कि दुनिया में किसी और को भी सुख दुख है। वह चौंका, पूछा, आशा क्यों रो रही है? बिहारी ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा आदि से अंत तक कह सुना। उसे याद आ गया कैसे विनोदिनी से लिपटकर आशा की आंखें बह रही थी। उसका गला रूंध गया। महेंद्र को खूब पता है कि आशा का मन वास्तव में किधर है। महेंद्र बोला, खैर चलो, गाड़ी बुला लो। महेंद्र घर पहुंचा। उसका चेहरा देखते ही आशा के मन का सारा संदेह कोहरे के समान एक ही क्षण में फट गया। अपनी चिट्ठियों की बात सोचकर महेंद्र के सामने मारे शर्म के वह सिर न उठा सके। इस पर महेंद्र ने शिकवा किया, ऐसे आरोप लगाकर तुमने चिट्ठियां लिखी कैसे? और उसने जाने कितनी बार पड़ी हुई वे तीनों चिट्ठियां अपनी जेब से निकाली। आशा ने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन चिट्ठियों को फाड़ कर फेंक दो। महेंद्र से उन चिट्ठियों को ले लेने के लिए वह उतावली हो गई। महेंद्र ने उसे रोककर चिट्ठियों को जेब के हवाले किया। मैं काम से गया और तुमने मेरा मतलब ही नहीं समझा, मुझ पर संदेह किया। छलछलाती आंखों से आशा बोली, अब की बार मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा ना होगा। महेंद्र, कभी नहीं, कभी नहीं। महेंद्र ने उसे अपने पास खींचकर चूम लिया। आशा बोली, लाओ चिट्ठियाँ दे दो, फाड़ डालो। महेंद्र, रहने दो उन्हें। आशा ने विनय से यह समझा मेरी सजा के रूप में इन्होंने चिट्ठियां रख ली है। चिट्ठियों के चलते आशा का मन विनोदिनी की तरफ से जरा ऐठ गया। पति लौट आए यह खबर वह विनोदिनी से कहने न गई, बल्कि उससे कतराती रही। विनोदिनी से ताड़ गई और काम के बहाने बिल्कुल दूर ही रही। महेंद्र ने सोचा, अजीब है, सोचा था अब की बार विनोदिनी को मजे से देख पाऊंगा, उल्टा ही हुआ। फिर उन चिट्ठियों का मतलब? महेंद्र ने अपने मन को इसके लिए सख्त बनाया कि नारी के दिल को अब कभी समझने की कोशिश नहीं करेगा। सोच रखा था विनोदिनी पास आना भी चाहेगी तो मैं दूर दूर रहूंगा। अभी उसके जी में आया ना, यह तो ठीक नहीं हो रहा है। सचमुच ही हम लोगों में कोई विकार आ गया। खुले दिल की विनोदिनी से बातचीत, हंसी दिल्लगी करके संदेह की इस घुटन को मिटा डालना ही ठीक है। उसने आशा से कहा, लगता है मैं ही तुम्हारी सखी की आँख की किरकिरी हो गया हूँ। उनकी तो अब झांकी भी नहीं दिखाई पड़ती। उदास होकर आशा बोली, जाने उसे क्या हो गया है। इधर राजलक्ष्मी आकर रोनी सी होकर बोली, बेटी अब तो विपिन की बहू को रोकना मुश्किल हो रहा है। महेंद्र चौंकते मगर अपने पर नियंत्रण करते हुए उसने पूछा, क्यों माँ? बेटा वह तो अब की बार अपने घर जाने के लिए अड़ गई। तुझे तो किसी की खातिरदारी आती नहीं। एक पराई लड़की अपने घर आई है, उसका अगर घर के लोगों जैसा आदर मान न रहे तो रहे कैसे? विनोदिनी सोने के कमरे में चादर सी रही थी। महेंद्र गया, आवाज़ दी, किरकिरी। विनोदिनी संभल कर बैठी। पूछा, जी महेंद्र बाबू। महेंद्र, अजीब मुसीबत है, ये हजरत महेंद्र बाबू कब से हो गए? अपनी सिलाई में आंखें गड़ाए हुए विनोदिनी बोली, फिर क्या कहकर पुकारूं आपको? अरे, जिस नाम से अपनी सखी को पुकारती हो, आंख की किरकिरी। और दिन की तरह विनोदिनी ने मजाक करके कोई जवाब ना दिया। वह अपनी सिलाई में लगी रही। महेंद्र ने कहा, लगता है वही सच्चा रिश्ता है, तभी तो दोबारा जुड़ पा रहा है। विनोदिनी जरा रुकी, सिलाई के किनारे से बढ़ रहे धागे के छोर को दांतों से काटती हुई बोली, मुझे क्या पता, आप जाने। और दूसरे जवाबों को टालकर गंभीरता से पूछ बैठी, कॉलेज से एकाएक कैसे लौट आए? महेंद्र, केवल लाश की चीड़ फाड़ से कब तक चलेगा? विनोदिनी ने फिर दांत से सूत काटा और उसी तरह सिर झुकाए हुए बोली, तो अब जीवन की जरूरत है। महेंद्र ने सोचा था आज विनोदिनी से बड़े सहज ढंग से हंसी मजाक करूंगा, लेकिन बोझ इतना हो गया कि लाख कोशिश करके भी हल्का जवाब जुबान पर ना आ सका। विनोदिनी आज कैसी दूरी रखकर चल रही है, यह देखकर महेंद्र उद्वेलित हो गया। इच्छा होने लगी एक झटके से इस रुकावट को मटिया मेट कर दे। उसने विनोदिनी की काटी हुई वाक्य चिकोटी का कोई जवाब न दिया। अचानक उसके पास जा बैठा, बोला, तुम हम लोगों को छोड़कर क्यों जा रही हो? कोई अपराध हो गया है मुझसे? विनोदिनी इस पर जरा खिसक गई। सिलाई से सिर उठाकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें महेंद्र की ओर लगाकर कहा, काम धंधा तो हर किसी को है, आप सब छोड़कर कहीं और रहने के लिए चल दिए, वह क्या किसी अपराध से कम है? महेंद्र को कोई अच्छा जवाब ढूंढे न मिला।
जरा देर चुप रहकर पूछा, ऐसा क्या काम पड़ा है कि गए बिना नहीं होगा? बड़ी सावधानी से सुई में धागा डालती हुई वह बोली, काम है या नहीं यह मैं नहीं जानती, आपको उसकी फहरिस्त क्या दूं? महेंद्र खिड़की से बाहर चिंतित सा बड़ी देर तक एक नारियल की फुनगी पर नजर टिकाए चुप बैठा रहा। विनोदिनी चुपचाप सिलाई करती रही। यह हाल कि फर्श पर सुई गिरे तो आवाज सुनाई दी। बड़ी देर बाद महेंद्र अचानक बोल उठा। हठात जो निस्तब्धता भंग हुई, विनोदिनी चौंक पड़ी। उसकी उंगली में सुई चुभ गई। महेंद्र किसी भी तरह से ना रोक सकोगे? सुई चुभी उंगली का खून चूसती हुई विनोदिनी ने कहा, विनती किस बात की? मैं रही ना रही आपको क्या फर्क पड़ता है? कहते कहते उसका गला भराया, फिर झुककर वह सिलाई में लग गई। उसकी पलकों की कोर में आंखों की हल्की सी रेखा झलक पड़ी। माँ का प्राण उधर शाम के अंधेरे में खोने लगा। लम्हे भर में महेंद्र ने विनोदिनी का हाथ दबाकर रूंधे और सजल स्वर में कहा, अगर इससे मेरा कुछ बिगड़ता हो तो रुकोगी? विनोदिनी ने झट से हाथ छुड़ा लिया, थोड़ा सरक कर बैठ गई। महेंद्र चौंका। अपनी अंतिम बात अपने ही कानों में व्यंग जैसी गूंजती रही। दोषी जीभ को उसने दांत से काटा, फिर कुछ कहते ना बना। घर में सन्नाटा छाया था। तभी आशा आ गई। विनोदिनी झट कह उठी, खैर तुम लोगों ने जब मेरी अकड़ इतनी बढ़ा रखी है तो मेरा भी फर्ज है कि तुम लोगों की एक बात मान लो, जब तक विदा नहीं करोगे मैं यहीं रहूंगी। पति की कामयाबी से फूली न समाती हुई आशा सखी से लिपट गई। बोली, तो फिर यही पक्का रहा, 3 बार कबूल करो, जब तक हम विदा नहीं करते तब तक रहोगी रहोगी रहोगी। विनोदिनी ने 3 बार कबूल किया। आशा ने कहा, भाई किरकिरी, रहना तो पड़ा, फिर नाको चने क्यों चबाए? अंत में मेरे पति से हार माननी ही पड़ी। विनोदिनी हंसकर बोली, भाई साहब, हार मैंने मानी कि तुमने? महेंद्र को जैसे काट मार गया। लग रहा था जैसे उसका अपराध तमाम कमरों में बिखरा पड़ा है। उसने गंभीर होकर कहा, हार तो मेरी ही हुई है। और वह कमरे से बाहर चला गया और दूसरे ही क्षण फिर अंदर आया। आकर विनोदिनी से कहा, मुझे माफ़ कर दो। कसूर क्या किया तुमने लाला जी? तुम्हें यूँ ज़बरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का हमें कोई अधिकार नहीं। अरे ज़बरदस्ती कहाँ की? प्यार से सीधी तरह ही तो रहने को कहा है, ये ज़बरदस्ती थोड़ी ही है। बेशक 16 आने सही, आशा ने सहमत होकर कहा। विनोदिनी ने कहा, भाई साहब तुम्हारी इच्छा है मैं रहूं, मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ होगी, यह तो मेरी खुशकिस्मती है। क्यों भाई किरकिरी, ऐसे सहृदय दुनिया में मिलते कितने हैं, और दुख में दुखी सुख में सुखी भाग्य से कोई मिला तो मैं ही उसे छोड़कर जाने की क्यों उतावली हूं? पति को चुप रहते देख आशा जरा खिन्न मन से बोली, बातों में तुमसे कौन जीते, मेरे स्वामी तो हार मान गए, अब जरा रुक भी जाओ। महेंद्र तेजी से बाहर हो गया। उधर बिहारी कुछ देर राजलक्ष्मी से बातचीत करके महेंद्र की ओर आ रहा था। दरवाजे पर ज्यों ही बिहारी पर नजर पड़ी, महेंद्र बोल उठा, भाई बिहारी, मुझसे नालायक दुनिया में दूसरा है? उसने कुछ ऐसे कहा कि वह बात कमरे में पहुंच गई। अंदर से ही उसी दम पुकार हुई, बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अभी आया विनोद भाभी। कमरे में जाते ही बिहारी ने तुरंत आशा की तरफ देखा। घूंघट में से जितना भर दिखाई पड़ा उसमें विषाद या वेदना की कोई निशानी न थी। आशा उठकर जाने लगी। विनोदिनी उसे पकड़े रही। कहा, यह तो बताएं भाई साहब, मेरी आंखों की किरकिरी से आपका सौत का नाता है क्या? आपको देखते ही भाग जाती है। आशा ने शर्माकर विनोदिनी को झिड़का। बिहारी ने हंसकर कहा, इसलिए कि विधाता ने मुझे वैसा खूबसूरत नहीं बनाया। विनोदिनी, देख लिया भाई किरकिरी, बिहारी बाबू किस कदर बचाकर बात करना जानते हैं। इन्होंने तुम्हारी पसंद को दोष नहीं दिया तो विधाता को। लक्ष्मण जैसे सुलक्षण देवर को पाकर तुझे आदर करना ना आया, तेरी ही तकदीर खोटी है। बिहारी, इस पर तुम्हें अगर तरस आए विनोद भाभी तो फिर मुझे शिकवा ही क्यों क्या? विनोदिनी, समुद्र तो है ही, फिर भी बादलों के बरसे बिना चातक की प्यास क्यों नहीं मिटती? आशा को आखिर रोक कर ना रखा जा सका। वह जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चली गई। बिहारी भी जाना चाह रहा था। विनोदिनी ने कहा, महेंद्र बाबू को क्या हुआ, कह सकते हैं आप? बिहारी झिटक पड़ा, मुझे नहीं पता, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, मुझे तो ठीक नहीं दिखता। उत्सुक होकर बिहारी कुर्सी पर बैठ गया। पूरी तरह सुन लेने के ख्याल से वह उन्मुख होकर विनोदिनी की ओर ताकता रहा। विनोदिनी कुछ ना बोली, मन लगाकर चादर सीने लगी। कुछ देर रुककर वह बोला, तुमने महेंद्र में खास कुछ गौर किया क्या? विनोदिनी बड़े सहज भाव से बोली, क्या जाने, मुझे तो ठीक नहीं दिखता, मुझे तो अपनी किरकिरी के लिए फिक्र होती है। कहकर वह जाने लगी। अरे जरा बैठो ना भाभी। विनोदिनी ने कमरे के सारे खिड़की किवाड़ खोल दिए, लालटेन की बत्ती बढ़ा दी और सिलाई का सामान लिए बिस्तर के उस छोर पर जा बैठी। बोली, मैं तो सदा यहाँ रहूंगी नहीं, मेरे चले जाने पर मेरी किरकिरी का ख्याल रखना, वह बेचारी दुखी ना हो।
कहकर मन के विवेक को जब्त करने के लिए उसने मुंह फेर लिया। बिहारी बोल पड़ा, भाभी तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कहने को कोई नहीं। इस भोली लड़की को सुख दुख बचाने का भार तुम लो। कहीं तुम छोड़ गई तो फिर तो कोई चारा नहीं। विनोदिनी, भाई साहब दुनिया का हाल तुमसे छिपा नहीं, मैं यह सदा कैसे रह सकती। लोग क्या कहेंगे? लोग चाहे कहें कुछ भी, तुम ध्यान मत दो। तुम देवी हो, एक असहाय लड़की को दुनिया की ठोकरों से बचाना तुम्हारा ही काम है। विनोदिनी का रोआ रोआ पुलकित हो गया। बिहारी के इस भक्ति उपहार को वह मन से भी गलत मानकर ठुकरा न सकी। हालांकि वह छलना कर रही थी, ऐसा व्यवहार उसे कभी किसी से न मिला था। विनोदिनी के आंसू देखकर बिहारी मुश्किल से अपने आंसू जब्त करके महेंद्र के कमरे में चला गया। बिहारी को यह बात बिल्कुल समझ में न आई कि महेंद्र ने अचानक अपने आप को नालायक क्यों कह दिया। कमरे में जाकर देखा, महेंद्र नहीं था। पता चला वह टहलने निकल गया। पहले बेवजह वह घर से कभी बाहर नहीं जाया करता। जाने पहचाने लोगों के घर से बाहर उसे बड़ी परेशानी होती। बिहारी सोचता हुआ धीरे धीरे अपने घर चला गया। विनोदिनी आशा को अपने कमरे में ले आई। उसे छाती से लगाकर आंखों से छलछलाई आंखों से कहा, भाई किरकिरी, मैं बड़ी अभागिन हूँ और बड़ी बदशगुन। ऐसा क्यों कहती हो बहन? सुबकते हुए बच्चे की तरह वह आशा की छाती में मुंह गड़ाकर बोली, मैं जहाँ भी रहूंगी बुरा ही होगा। मुझे छोड़ दे बहन, छुट्टी दे, मैं अपने जंगल चली जाऊँ। महेंद्र से बिहारी की मुलाकात ना हो सकी, इसलिए कोई बहाना बनाकर फिर वह वहां आया ताकि आशा और महेंद्र के बीच की आशंका वाली बात को और कुछ साफ तौर से जान सके। वह विनोदिनी से यह अनुरोध करने का बहाना लिए आया कि कल महेंद्र को अपने यहाँ भोजन के लिए आने को कहे। उसने आवाज़ दी, विनोद भाभी, और बाहर से ही बत्ती की मध्यम रोशनी में गीली आंखों वाली दोनों सखियों को आलिंगन में देखकर ठीक ठक गया। अचानक आशा के मन में है कि हो ना हो आज बिहारी ने जरूर विनोदिनी से कुछ निंदा की बात कही है, तभी वह जाने की बात करेगी। यह तो बिहारी की बाबू की बड़ी जाती है, यह अच्छे मिजाज की नहीं है। कुड़कर आशा बाहर निकल आई और बिहारी भी विनोदिनी के प्रति मन की भक्ति की और बढ़कर बैरंग वापस हो गया। रात को महेंद्र ने आशा से कहा, चुन्नी मैं सुबह की गाड़ी से बनारस चला जाऊंगा। आशा का कलेजा धक से रह गया। पूछा, क्यों? महेंद्र, काफ़ी दिन हो गए चाची से भेंट नहीं हुई। महेंद्र की यह बात सुनकर आशा शर्मिंदा हो गई। उसे इससे भी पहले सोचना चाहिए था। अपने सुख दुख के आकर्षण में वे अपनी स्नेहमयी मौसी को भूल गई। महेंद्र ने कहा, अपने स्नेह की एकमात्र थाती को वह मेरे ही हाथों सौंप गई। उन्हें एक बार देखे बिना मुझे चैन नहीं। कहते कहते महेंद्र का गला बढ़ाया। स्नेह भरे मौन आशीर्वाद और अव्यक्त मंगल कामना से वह बार बार अपना दायां हाथ आशा के माथे पर फेरने लगा। अचानक ऐसे उमड़ाए स्नेह का मर्म आशा ना समझ सकी। उसका हृदय केवल पिघलकर आंखों से बहने लगा। आज ही शाम को स्नेहवश विनोदिनी ने उसे जो कुछ कहा था याद आया। इन दोनों में कहीं योग भी है, समझ ना सकी, इसलिए उसे लगा यह मानो उसके जीवन की कोई सूचना है, अच्छी बुरी कौन जाने। भय से व्याकुल होकर उसने महेंद्र को बाहों में जकड़ लिया। महेंद्र उसके नाहक संदेह के आवेश को समझ गया। बोला, चुन्नी, तुम पर तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है, तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम्हारी ही भलाई के लिए वे अपना सर्वस्व छोड़कर चलेगी। तुम्हारा तो कोई कभी बुरा नहीं कर सकता। इस पर आशा ने निडर होकर अपने मन के भय को निकाल फेंका। पति के इस आशीर्वाद को अपने अक्षय कवच के समान ग्रहण किया। मन ही मन उसने मौसी के चरणों की धूल को बार बार माथे से लगाया और एकाग्र होकर बोली, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी की रक्षा करे। दूसरे दिन महेंद्र चला गया। विनोदिनी ने जाते समय कुछ ना बोला। विनोदिनी मन में कहने लगी, गलती खुद की और गुस्सा मुझ पर। ऐसा साधु पुरुष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसी साधुता ज़्यादा दिन नहीं टिकती।